अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। चौथे चरण के लिए कल यूपी में मतदान होगा। आपको बता दें यूपी की 13 सीटों के लिए मतदान कल होना है। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में कल वोटिंग होगी। वहीं हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, इटावा में भी कल मतदान होगा। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में कल मतदान होगा। अकबरपुर, बहराइच लोकसभा सीट पर कल वोटिंग होगी। आज मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। प्रशासन ने पूरी की है सभी तैयारियां। तो यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। अकबरपुर, बहराइच लोकसभा सीट पर कल वोटिंग होगी। आज मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। आपको बता दें चौथे चरण के लिए कल यूपी में मतदान होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं प्रशासनिक स्तर पर। और 13 सीटों के लिए कल मतदान होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, इटावा में कल मतदान होना है। वहीं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में भी कल मतदान होगा। अकबरपुर, बहराइच लोकसभा सीटों पर भी कल वोटिंग होगी। तो प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। चौथे चरण के लिए कल मतदान होना है। यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। यूपी की सभी 13 लोकसभा सीटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई। तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में कल मतदान होना है। इटावा से हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इटावा में कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर अब तक की जा चुकी हैं? जी मनोज जी, आपको बता दूं जिस तरीके से कल चौथा चरण का जो मतदान होना है और जी। कल 13 मई की जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जिस तरीके से तीसरे चरण का मैनपुरी की लोकसभा की सीट पर इंतजार किया जा रहा था, उसी को लेकर के इटावा के प्रशासन के द्वारा एक तरीके से पूरी तरीके से कमर को कस रखा है। जिस तरीके से आज सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही थी और इटावा के लोकसभा के 90 बूथ पर वहां पर पोलिंग बूथ अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी है। और प्रशासन की अगर बात की जाए, जितनी भीषण गर्मी को देखते हुए हर पोलिंग पार्टी पर पानी की समुचित व्यवस्था कराई गई है। वहां कूलर तक लगाए गए हैं और जो मतदाता जो अपना मतदान करने के लिए वहां आएंगे उनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और अच्छा खासा पोलिंग बूथ को सजाया गया है। जी हाँ प्रमोद, अगर बात की जाए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात लगातार चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं? मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो पहले और दूसरे तीसरे चरण को लगातार अगर देखा जाए तो दिन पर दिन हर चरण के मतदान का परसेंटेज बढ़ा है। और यही बात जो अभी आपने कहा है कि मतदान बढ़ाने को लेकर के क्या प्रशासन ने, पर हम आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई दिन नहीं गया जहां पर स्कूल के छात्र के द्वारा हो या वो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हो, जगह जगह जाकर के मतदाता को जागरूक किया गया है। और मतदाता को जागरूक करने के साथ साथ उन्होंने अपना मतदान का अपील की है कि आप किसी भी कीमत पर अपना मतदान अवश्य करें। और सुबह पहले जलपान नहीं होगा आपका, पहले आपका मतदान होगा, उसके बाद में जलपान किया जाएगा। और जिस तरीके से भाजपा सीट और सपा सीट की यहाँ पर भीषण आपस में टक्कर दिखाई दे रही है, उसी को देखते हुए कि यहाँ के जो मतदाता हैं, वोटर हैं, जो भी उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ना बीजेपी को वोट करेंगे ना ही समाजवादी को वोट करेंगे। हम अगर वोट करेंगे तो मात्र विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे। जो जिसने विकास किया है, जो विकास कर रहा है, हम उन्हीं को ही अपना वोट करेंगे। जी प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। कानपुर से हमारी सहयोगी सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, कानपुर सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है और काफी दिलचस्प मुकाबला भी कानपुर में माना जा रहा है कि होने वाला है। कानपुर में अगर बात की जाए चुनावी तैयारियों की, तो किस तरीके की तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से
जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. सिंह जी से बात करी थी और उन्होंने काफी तैयारियों के बारे में भी बखान किया था। और कानपुर में पहले से ही जैसे ही गाइडलाइंस जारी हुई थी, चुनाव की घोषणा हुई थी, उससे तब से ही जिला प्रशासन जो है तैयारियों को लेकर जुट गया था। स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि रैलियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया ताकि लोग वोटिंग कर सके और वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ाया जा सके। काफी रैलियां निकाली गई थी, जागरूकता के कई अभियान करे गए थे, नुक्कड़ नाटक करे गए थे और नई नई तरीके की जो कवायद है वो कानपुर शहर में करी गई थी। इस बार जो है वोट देने के लिए लोग जरूर घरों से बाहर निकले। इस बार इसके लिए जो है प्रशासन द्वारा एक इनविटेशन कार्ड, जिस तरीके से निमंत्रण कार्ड होता है, शादी में लोग निमंत्रण कार्ड देते हैं, उस तरीके की एक पहल भी शुरू करी गई थी। घर घर जाकर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको वो निमंत्रण कार्ड दिया गया था ताकि वो वोटिंग जरूर करें। इस तरीके की पहल कानपुर शहर में देखी गई है। लेकिन अगर तैयारियों की बातचीत करी जाए तो कानपुर शहर में 30 मॉडल बूथ हैं जो बनाए गए हैं, जहां पर पूरी व्यवस्था करी गई है, सीसीटीवी कैमरों से लैस करा गया है और मतदान केंद्रों में चारों तरफ इस बार क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है तो मैं खुद ही एक बूथ में आई हूँ और मैं आपको दिखा दूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से रंगोली बनाई गई है और रंगोली के साथ साथ आप देख सकते हैं टेंट लगाया जा रहा है। बाकायदे नगर निगम और निर्वाचन अधिकारी वगैरह जो हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर हैं। और वहीं पर आपको दिखा दे कि जो भी केंद्र बनाए गए हैं उनमें बाकायदे सारी चीजें लिख दी गई हैं। अभी भी कर्मचारी जो है इस तरीके से लिखावट कर रहे हैं ताकि लोग जब वोट डालने के लिए आए तो फिर उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। और बाकायदे दीवालों में लिखा हुआ है कि किसकी ड्यूटी है, अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो फोन नंबर्स दे रखे हुए हैं, उनमें वो कॉल करके अपनी शिकायतें कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी चाकचौबंद हो चुकी हैं। हर बूथ पर टेंट लगाया गया है ताकि लोगों को भीषण गर्मी में जब वो आए तो फिर उसके नीचे वो बैठ सके, जानकारी कर सके और अपनी रसीद, जो वोटर लिस्ट की रसीद होती है, वो प्राप्त कर सके। उसके साथ साथ सभी जितने भी बूथ हैं, जितने भी मतदान केंद्र हैं, वहां पर पानी के लिए घड़े की व्यवस्था करी गई है ताकि लोगों को घड़े का ताजा और ठंडा पानी मिल सके। गर्मी बहुत ही पड़ रही है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। और इसके साथ साथ जो लोग घर पर हैं तो डिजिटल यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, उसको आप डाउनलोड करके अपना जो रसीद है जो उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटलीकरण भी कर दिया गया है, तो काफी जो सुविधाएं हैं वो कर दी गई हैं। बाकायदे जो स्मार्ट और मॉडल बूथ है वहां पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाना है ताकि लोग जब आए तो उन्हें वोट करने के बाद वो अपनी सेल्फी ले सके। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर फूलों से श्रृंगार किया गया है, फूलों से सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई हैं जो मतदाताओं को अपनी ओर अग्रसर करें। और सबसे ज्यादा फोकस ये रहने वाला है कि कानपुर का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। हाँ, निश्चित रूप से सारिका, आप हमारे साथ बने रहिए। हम बहराइच का रुख करते हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता फराज अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फराज, अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच जनपद 2 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। बहराइच अगर लोकसभा सीट की अगर बात करें, कल वहां मतदान होना है और कैसरगंज लोकसभा सीट में मतदान अगले चरण में होगा। बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में किस तरीके की तैयारियां चुनाव से पहले की गई हैं मतदान को लेकर और सुरक्षा को लेकर? ये बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जनपद बहराइच में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की तैयारी को लेकर जिला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी के उनके अधीनस्थ जो है ये काफी जद्दोजहद कर रहे हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, ये मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर और जो बूढ़े बुजुर्ग मतदाता हैं उनको लेकर। तो उनकी पूरी कोशिश रही है, पूरे जिला प्रशासन युद्ध स्तर पे मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद में जुटा रहा है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहा है। अगर हम बात किए जाए मतदान केंद्रों के और चुनाव को लेकर तैयारियों को, तो मैं बताना चाहूंगा जनपद बहराइच में टोटल 26 लाख मतदाता हैं, जिसमें महिला पुरुष का प्रतिशत औसतन एक ही है। और यहाँ पे जो है मतदान केंद्र 1384 बनाए गए हैं, 2698 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है और भारी सुरक्षा के बीच में मतदान व्यवस्था संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। आज
शहर के गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। सीसीटीवी निगरानी के साथ साथ उड़नदस्तों का भी जो है व्यवस्था की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के एक पोलिंग स्टेशन पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कल वोट पड़ने हैं, मतदान को लेकर यहाँ पे तैयारियां हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे जो है पोलिंग स्टेशन को साफ सज्जा की जा रही है, उसको सजाया जा रहा है और पोलिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं ये कल रंग लाती दिखाई देगी जिला प्रशासन की कोशिशें। जी हाँ, निश्चित रूप से फराज आप हमारे साथ बने रहिए। सीतापुर का रुख करते हैं। सीतापुर से हमारे संवाददाता अबरार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, सीतापुर में चुनाव की कैसी तैयारियां हैं? कल चुनाव होना है, कल मतदान होना है, उससे पहले आज किस तरीके की तैयारियां सीतापुर में प्रशासन के द्वारा कंप्लीट की जा चुकी हैं? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में सुबह से ही आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए गए हैं। अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर 3249 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वहीं पर जो है 28 ऐसे पोलिंग बूथ रहेंगे जहां पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1628 ऐसे बूथ रहेंगे जिसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कराई जाएगी और सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और यहाँ पर कलेक्ट्रेट के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर से वीडियोग्राफी भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं और जो सुबह से ही यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और यहाँ पर मौके पर जाकर जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व सीडीओ मौके पर पहुंचे और सभी जो ड्यूटी कर्मी थे उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर सीतापुर की अगर जागरूकता की बात की जाए तो जो वोटिंग बढ़ाने के लिए जागरूकता चलाई गई उसको लेकर अब कल इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा कि आखिर जितना ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जा सके वो कल कितना कारगर साबित होता है। जी निश्चित रूप से अबरार, आपका बहुत शुक्रिया इसे तमाम जानकारी के लिए। बहराइच से हमारे संवाददाता फराज हमारे साथ जुड़े। फराज, आपका भी बहुत शुक्रिया। सारिका, आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया इसे तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है और मतदान से पहले आज सुरक्षा के अलावा तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जो कल चुनाव के लिए जरूरी हैं। तो कल मतदान होना है और मतदान से पहले तमाम पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम के अलावा तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन के द्वारा पुख्ता कर ली गई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चलाता रहा है और सभी तैयारियां इस तरीके की कर ली गई। और एक बार फिर से आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं जहां पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी उज्जवल निकम के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल एक प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को एक नई दिशा देने का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है, विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने उसका चुनाव है। हमारे सैनिक जो सीमाओं में काम करें और देवभूमि उत्तराखंड से जहां देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है वहीं उत्तराखंड को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये देश के जो सैनिकों का देश की सेवा देने का प्रतिशत है उत्तराखंड राज्य पहले राज्य में आता है जहां सर्वाधिक प्रतिशत देश की सीमाओं की रक्षा के लिए उत्तराखंड के वीर जवानों ने हमेशा से देश की आजादी उससे पहले लगातार देने का काम किया है। भाई बहनों, अभी अनिकेत निगम जी ने आप सबसे अपने पिताजी के लिए आशीर्वाद मांगा, समर्थन मांगा। मैं भी उनके लिए ही यहाँ पर कहने के लिए आया हूँ, आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। और पूरे देश में इस समय क्योंकि अनेक राज्यों में मुझे चुनाव में मैं गया हूं प्रचार की दृष्टि से, तो जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर एक ही लहर चल रही है, मोदी जी की लहर। और कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो आज विदेशी ताकतों से मिलकर जो नहीं चाहती कि हमारा देश मजबूत बने,
हमारा देश विकसित बने, हमारे देश का जो विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है, वो उसको देख नहीं पा रहे हैं, उनको खटक रहा है। ऐसे लोग आज विदेशी शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी किसी और देश की बात करते हैं। देशद्रोही शक्तियां आज उनको रोकने के लिए भी तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रही है, तमाम भ्रामक बातें कर रही हैं। लेकिन हम सब लोगों को ये बिल्कुल अंदर से मानना भी है, लोगों को मनाना भी है, लोगों को बताना भी है कि चाहे ऊपर से भ्रामक बातें कितनी भी हो रही हैं, लेकिन पूरा देश, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, दृढ़ संकल्प। मैं तेलंगाना में गया, अभी जैसे रोहिला जी बता रहे थे, तो सच बताऊं तो मैं एक दिन गया तो मुझे लगा कि क्योंकि हम लोग इधर से हैं, अब उधर बोलने में भी थोड़ा आसानी होती है। वो लोग, आप लोग तो इतने अच्छे से बोलते हैं, हम लोग सब लोग बोलते हैं, वहाँ थोड़ा मुझे लगा कि कैसे क्या होगा। तो जब मैंने वो पूछा कि मैं तो हिंदी में बोलूंगा, तो बड़ी संख्या और 45-46 डिग्री तापमान में लोग सड़कों पर थे, बड़ी बड़ी रैलियों में थे, माताएं बहनें बड़ी संख्या में, बड़े बुजुर्ग, नौजवान। तब मुझे लगा कि ये चुनाव लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। इस चुनाव में लोग स्वयं आगे आ रहे हैं। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। देश में आप कहीं जाएंगे, कहीं भी, अभी आप हवाई जहाज में जा रहे हो, रेल में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, किसी जगह पर आप बैठे हो, अगर आप पूछेंगे किसी से कि किस सरकार बनने वाली है, तो वो कोई बताइए इसमें कौन नेता है। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, बताइए कौन नेता है। वो उसमें बारात तो निकल रही है, उसमें बाराती की बनना चाहता है। जानते हो क्या बनना चाहते हैं? दूल्हा नहीं है, तो कोई उसमें दूल्हा नहीं है। बारात में भी सब अनमने मन से चल रहे हैं, बारात में कोई किसी को आगे निकलने नहीं दे रहा है। और ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए गठबंधन नहीं है। सरकार तो मोदी जी की बन रही है, सरकार तो एनडीए और भाजपा की बन रही है। ये गठबंधन इन्होंने अपने अपने परिवारों का अस्तित्व बचाने का गठबंधन है, अपने अपनी पार्टियों के अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है, अपने जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उस भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीय सब मेरा परिवार है और मैं उनको परिवार मान के काम कर रहा हूँ, समर्पित भाव से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से उदय निगम जी प्रत्याशी हैं और एक विद्वान वकील हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं। मैं जानता हूँ कि उन्होंने हमेशा काम किया है जिसके लिए हर एक भारतवासी, हर एक राष्ट्रवादी, हर भारत माता का सपूत, हर राष्ट्रभक्त चाहता था। उन्होंने वो काम करके दिखाया है। और अब आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी लगवाई, ये साधारण काम नहीं था, जिसको सरकार बचाई थी। उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, हर प्रकार से, इसके साथ ही कई और बड़े मामलों में भी उन्होंने दोषियों को सजा दिलवाने का काम किया है। इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आप सबकी वकालत के लिए भेज दिया है कि इस पूरी उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र से अब वो अपनी वकालत के साथ साथ अब पूरे इस क्षेत्र की भी वकालत करेंगे। उसमें चाहे वो कोई उत्तराखंड का हो, कोई पूर्वांचल का हो, कोई कहीं का हो, जो भी इस क्षेत्र में रहता है उसकी वकालत करेगा, उनकी वकालत।
तो महाराष्ट्र में बीजेपी प्रत्याशी उज्ज्वल निकम के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।